नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 1 अगस्त 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। 1 अगस्त है आज और आज से आपके महीने आपके कितने बच गए हैं तो 1 सितंबर हो गया 1 मंथ और वहाँ से 10 दिन करीब में आपके पास बचता है, यानी कि टोटल 40 दिन अब एग्ज़ाम में केवल बाकी हैं। 40 दिन ही हैं। 2-3 दिन तो आपको जाने आने में भी समय जाता है, फिर पर्व त्यौहार भी है बीच में, तो कृपया सही से पढ़िएगा। बहुत कम समय है, डेली इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप वाकई पढ़ें और इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को आप ज़ाया ना करें। 70 और 71 दो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसा शायद ही अब कभी देखने को आपको मिलेगा। इलेक्शन ईयर भी है तो इसलिए एग्ज़ाम समय पर होगा, सब कुछ सही तरीके से समय पर हो जाएगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, तो मालेगांव ब्लास्ट जो है उसमें जितने भी एक्यूज़ थे साध्वी प्रज्ञा सहित सबको एनआईए ने बरी कर दिया है। तो मालेगांव ब्लास्ट किया किसने, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए था। कुछ दिन पहले ही 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी जो जेल में थे उनको भी बरी कर दिया गया था। तो अर्थात भारत में ब्लास्ट अपने आप ही हो रहे हैं, एलियन आके बम फोड़ देते हैं, लोग मर जाते हैं। इतने लोग जो मरते हैं उनके लिए कौन देखता भाई। 2008 में ये ब्लास्ट हुआ था जिसके पश्चात से कुछ साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसने आरोप लगाए कि हिंदू टेररिज्म को कांग्रेस बढ़ावा देना चाहती थी, इसीलिए इस प्रकार के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अमित शाह जी ने 2 दिन पहले सदन में बोला भी कि हिंदू कभी भी टेररिस्ट नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं आपको बस पक्ष रख रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो न्यूज़ है ये अपने एग्जामिनेशन के काम का नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी बोला, पता नहीं किस हिसाब से बोला उन्होंने। परेशान है वो, हैरान परेशान हो गए हैं, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि उनका कुछ चल नहीं रहा है दुनिया में। इसी कारण से उन्होंने बोला कि रूस और भारत की जो मरी हुई इकॉनमी है वो डूब जाए, ऐसा उन्होंने बयान दिया। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है, किसी सड़क छाप इंसान का नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का जो राष्ट्रपति है, उसने इस तरह के बयान दिए। तो आप इमेजिन कीजिए क्या मनस्थिति होगी उसकी। हम दुनिया की 4थी बड़ी इकॉनमी हैं, पीपीपी के आधार पर दुनिया की 3rd बड़ी इकॉनमी है और 2057 ईस्वी तक हम दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी होंगे। पहला होगा चीन 59 ट्रिलियन के साथ में और दूसरा होगा भारत 57 ट्रिलियन या 53 ट्रिलियन के साथ में। तीसरा होगा यूएस, क्योंकि हमारे पास आबादी भी है और हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारे पास तकनीक भी है, कार्य करने की क्षमता भी है और जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर हम बढ़ते रहे तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन ये सच होगा या सही नहीं होगा किसी को नहीं पता है, कल किसने देखा। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है वो बिल्कुल तथ्यहीन है, सत्य ही बयान है, उसका कोई भी वैल्यू होगा ही नहीं दुनिया में कहीं पर भी। दुनिया की 4थी बड़ी इकॉनमी है हम, किस प्रकार से आप डेड इकॉनमी बोल रहे हैं पता नहीं। खैर छोड़िए, इन टॉपिकों से सवाल जो पूछे जाने तो मैंने कल ही आपको करवा दिया था। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक कौन है, उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। 72 बीपीएससी के लिए आज से 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का ऑफ़र है, जिसमें है कि ईयरली अगर आप जुड़ते हैं या 6 मंथ का जुड़ते हैं तो भारी डिस्काउंट आपको मिलता है। यानी कि अगर ईयरली लेते हैं तो 200 पर मंथ से भी कम पड़ेगा आपको। ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। ईयरली लिखेंगे अभी से लेकर 10-11 महीने, तो मेंस और पीटी की तैयारी की मैं गारंटी ले लूँगा उसके पश्चात कि 100% तैयार हो जाएगा। और अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आप तो कुछ न कहना ही नहीं है, फिर तो वही तैयारी होता है कि पीटी का फॉर्म आए तो पीटी की तैयारी कर लो, फिर मेंस की तैयारी में लगो, फिर तो वही पुरानी पद्धति चलती है। तो इसलिए अब जुड़ना हो तो जुड़िएगा। 71 के लिए पीटी के बाद शुरू करेंगे, अभी प्रीलिम पर में ध्यान दीजिए, 40 दिन मात्र एग्जाम में बचे हुए हैं तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ कौन सा, पहला न्यूज़ है कपास उत्पादकता मिशन के बारे में। भारत के वस्त्र मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु सरकार ने वस्त्र उद्योग के 2030 विजन के अनुरूप कपास उत्पादकता मिशन को शुरू किया है। जो कॉटन उत्पादकता मिशन है उसको शुरू किया गया है कपास को लेकर के। भारत के लिए वस्त्र मिशन 2030 का लक्ष्य 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वस्त्र उद्योग निर्मित करने के भारत का वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करना है। लेकिन अभी फिलहाल में इसमें एक बहुत ही बड़ा सा चैलेंज होगा। जो अमेरिका के ने प्रतिबंध लगाए हैं, 25% टैरिफ लगाए हैं, वो एक वाकई बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है
उसके साथ अगर अमेरिका के व्यापार अच्छे हो जाते हैं और भारत का सामान महंगा बिकता है तो हमें ऑलरेडी बांग्लादेश और वियतनाम के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से चैलेंजेस मिल रहे थे, चुनौतियां मिल रही थी, कंपटीशन मिल रहा था, उसमें हम शायद पीछे हो जाएंगे। लेकिन यूरोप के साथ जब हम ट्रेड डील साइन कर लेंगे और ब्रिटेन के साथ हमने कर लिया है तो उसकी भरपाई हम यहाँ पर कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हमारा ट्रेड डील हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा हमारे लिए, जो बातचीत चल रही है और शायद जल्द ही वो देखने को आपको मिल जाएगा। 2030 तक वैश्विक वस्त्र निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। कपास उत्पादकता मिशन क्या है? यह देश में कपास उत्पादकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 25-26 में शुरू की गई एक 5 वर्षीय पहल है। 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। 2030 तक के लिए लक्ष्य क्या है? तो 250 बिलियन डॉलर का हमारा वस्त्र उद्योग होना चाहिए, जिसमें हम वैश्विक निर्यातक बनना चाहते हैं, एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं हम ग्लोबल स्तर पर। वैसे भी भारत से बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं, अच्छे कपड़े भारत में बनते हैं। यह कपास किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जो कपड़ा क्षेत्र के लिए सरकार के 5F विजन है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये 5F का विजन है, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। फार्म टू फाइबर यानी कि खेत से फाइबर, जहाँ पर कॉटन से धागे बनाए जाते हैं वहाँ तक ले जाना है। फिर फाइबर को फैक्ट्री तक ले जाना है जहाँ पर कपड़ों का निर्माण होता है। फिर कपड़ों से फैशन की तरफ में ले जाना है, ब्रांडिंग अच्छी करनी है, प्रचारित अच्छे से करना है, उसके पश्चात हमें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना है। तो ये 5F विजन रखा गया भारत सरकार के द्वारा, जिसके जरिए 2030 तक 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वस्त्र उद्योग हमें बनाना है। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कपास कहाँ से आएगा भाई? किसानों के पास से आएगा, तो किसानों की आय में तो वृद्धि होगी। अब इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी होगी? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है? तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी, जो वस्त्र मंत्रालय का प्रमुख भागीदार है। वस्त्र मंत्रालय ही अलग है, उसी का जो प्रमुख एक एजेंसी है जिसके तहत में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों को अपना करके एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास सहित जलवायु अनुकूल कीट प्रतिरोधी उपज देने वाले बीजों को विकसित करना है। क्योंकि देखिए 5F में कहाँ से कहाँ तक था, अगर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे तो कहाँ से था? फार्म से फॉरेन तक में हमें जाना है। तो यानी कि हमें उन्नत बीज से शुरू करना है। अच्छे बीज, अच्छी उत्पादकता, अच्छे कच्चे माल तैयार करना, कच्चे माल से अच्छे कपड़े तैयार करना, अच्छे से प्रमोट करना, देन वो फॉरेन में जाएगा। ये 5 स्टेप हैं उसमें, आसान है याद रखना इसको। ELS कपास अपने लंबे रेशे, बेहतर मजबूती और कोमलता और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं। फाइबर की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। किसानों को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करना है ताकि हर प्रकार के जलवायु में वो अच्छी फसल का उत्पादन कर पाएँ। ऐसा ना हो कि उनको हर छोटी चीज़ के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़े। कपास उत्पादकता मिशन की आवश्यकता एवं प्रमुख कारण क्या है? क्यों भारत सरकार ने इसको शुरू किया है? कम उत्पादकता। कपास की खेती क्षेत्र भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में कुल 130.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की खेती होती है, जो विश्व के कुल कपास का लगभग में 40% है। हालांकि उत्पादकता के मामले में भारत विश्व में 39वें स्थान पर है, जहां कपास की औसत उपज मात्र 447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। हम निस्संदेह दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित करते हैं, लेकिन उत्पादकता के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में कितना ज़्यादा उपज हो रहा है, इसके मामले में हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, इसके मामले में हम दुनिया में 39वें स्थान पर आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारा ज़मीन खराब है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया उचित रूप से। कपास की आयात पर बढ़ती निर्भरता। भारत में कपास का आयात वर्ष 2023-24 में 518 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ करके, यानी कि हमारे यहाँ पर कपास उत्पादक होते हैं भाई, उत्पादन होता है बहुत सारा, महाराष्ट्र में, यूपी के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, सभी जगहों पर कपास उपजते हैं। लेकिन अच्छे किस्म के नहीं होने के कारण से, क्वालिटी कम होने के कारण से, क्वांटिटी भी कम होने के कारण से हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक है, सफलता के बाद ठहराव। हालांकि भारत में BT, बैसिलस थुरिजियस कपास और बोलगार्ड 2 तकनीक की सफलता देखी गई। आपसे पूछेगा यह जो है यह किससे जुड़ा हुआ है, तो यह कपास की नई किस्में हैं। लेकिन 2006 के बाद अब तक कोई नया जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास वैरायटी मंजूरी नहीं दी गई है, जिसके कारण से उत्पादकता लगभग में स्थिर हो गई है। कपास उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से पिंक वॉलवॉर्म के बढ़ते संक्रमण के कारण से है। यह जो पिंक वॉलवॉर्म है
या क्या करता है तो कपास की फसल को खराब कर देता है, जिसके कारण से हमारे देश में कपास की उत्पादकता कम हो गई है। वैश्विक बाजार में खोए हुए अवसर को फिर से प्राप्त करना हमें, इसलिए भी हम चाह रहे हैं कि हम कपास को लेकर के और कॉटन उद्योग को लेकर के, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के थोड़ा सा हमें जागरूक होना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक और बड़ी खासियत होती है कि इसमें रोज़गार बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में महिलाओं को भी बड़े स्तर पर रोज़गार मिलता है। तो डायरेक्टली जो है यह वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ इशू है यह, क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाएँ सबसे ज़्यादा कार्यरत होती हैं। कपास क्या होता है कि नरम फूला हुआ मुख्य रेशेदार फसल होता है जो अपने बीज के चारों ओर बने गुच्छे बोल में उगती है और उसी को हम लोग निकाल लेते हैं। रुई जिसको कहा जाता है वही है यह। उत्तर भारत में कपास की बुआई अप्रैल और मई के महीने में की जाती है। यह सवाल प्रीलिम में पूछा जा सकता है। जबकि दक्षिण भारत में मानसून के मौसम का इसकी बुआई का मौसम थोड़ा सा देर से होता है। भारत में कपास की खेती क्षेत्रफल दुनिया में पहले स्थान पर है। यह विश्व के कुल कपास का 40% उत्पादन करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो अपने यहाँ पर सही नहीं है और इसके सही नहीं होने के कारण से हमें दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ जाता है। भारत कपास उत्पादन विश्व के दूसरे स्थान पर है। 22-23 में भारत का अनुमानित इतना था 347.47 लाख बेल यानी कि गट्ठे को कहते हैं, उसका जो गट्ठा होता है, जो विश्व कपास उत्पादन का 23% हिस्सा है। भारत की कपास उत्पादकता यील्ड विश्व में 39 स्थान पर है, यानी कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अमेरिका और चीन ब्राज़ील जैसे देशों से काफ़ी पीछे हैं, इसीलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। कपास 43 डिग्री सी तक का तापमान सहन कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से भारत के मैदान का तापमान इससे ज़्यादा चला जाता है, लेकिन 21 डिग्री सी से कम तापमान भी इसके लिए खराबी होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से अब ठंड भी अत्यधिक पड़ती है और गर्मी भी अत्यधिक पड़ती है और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है भारत के एग्रीकल्चर पर और एग्रीकल्चर से इकोनॉमी पर, इकोनॉमी से जॉब पर। अब आपको समझ में आता है कि जलवायु परिवर्तन कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों की जेब पर, है ना। तो यहीं से आपको समझ में आएगा। देखिए अगला टॉपिक क्या है, इसके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। अगला टॉपिक है कि एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डिलीवर टू नेवी को, इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को एडवांस गाइडेड मिसाइल का एक फ्रिगेट जो है वो उसको डिलीवर किया गया है। गार्डन शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है, गार्डन रिच, ये कहाँ पर है, कोलकाता में है। बहुत सारे बिहार के लोग यहाँ पर काम करते। गार्डन रिच, इसमें काम करना सपना होता है, अच्छी जगह मानी जाती वर्किंग के लिए। पृथ्वी की तिथि और स्थान, प्राप्ति की तिथि और स्थान, भारतीय नौसेना ने गुरुवार को अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी को प्राप्त किया है। क्या नाम है इसका, हिमगिरी नाम है। कौन से महीने में भाई, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो जुलाई 31 को प्राप्त किया, जुलाई 31 को प्राप्त किया है नौसेना ने। INS क्या नाम है इसका, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी को प्राप्त किया है। यह पोर्ट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, ये इसने इसको बनाया है और यह काफ़ी पुराना है, कोलकाता में यह स्थित है। नौसेना ने इसे स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। हिमगिरी यार्ड 3022 नीलगिरी क्रास का प्रोजेक्ट 17A तीसरा जहाज है यह और GRC द्वारा निर्मित इस श्रेणी का यह पहला जहाज। प्रोजेक्ट 17A जो है इसको डिजाइन किया गया था, जो नेवी के सामने अलग अलग चैलेंजेज आते हैं समुद्र में लड़ने के दौरान, उन सभी चैलेंजों से निपटने के लिए इसका निर्माण किया गया था प्रोजेक्ट 17 का, जिसमें से 3 जहाज में से एक जहाज का क्या नाम है, हिमगिरी, जो कल नौसेना को सौंप दिया गया है। यह नाम जहाज पूर्व INS हिमगिरी पर आधारित है। 6 मई 2025 को 30 वर्षों की सेवा के बाद डीकमीशन कर दिया गया था इसको। डिजाइन और निर्माण विशेषताएं, इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और वॉरशिप ओवरसीइंग टीम कोलकाता द्वारा निगरानी में इसको बनाया गया। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है और इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। अब यह काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक भी PT फैक्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, इनको नया वाइस आर्मी चीफ बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह पैरासूट रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं और इनको कल ही क्या बनाया गया है, तो थल सेना उप प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। 35 वर्षों से अधिक का शानदार कैरियर रहा है इनका। वह लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी के स्थान लेंगे। ये भी याद रखिएगा किनके स्थान पर आएंगे। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमान के अगले फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनने के लिए भी वह तैयार है। तो नौसेना में भी परिवर्तन हो रहा है और आपका आर्मी में भी वाइस आर्मी चीफ जो है उनमें परिवर्तन हो रहा है। रिटायर हो रहे हैं वो, इसीलिए परिवर्तन हो रहा है। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन अगले
VCNS नौसेना स्टाफ के प्रमुख होंगे, वह भी शुक्रवार को ही अपना कार्यभार संभालेंगे। ये 2-3 नियुक्तियां हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जो आप प्रीलिम एग्ज़ाम की बात करते हैं, जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे कृपया करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CDS, BSF प्रमुख, CRPF प्रमुख, बिहार पुलिस के DIG कौन है वो, ये जो प्रमुख पद हैं जो आपके इर्द गिर्द दिखते हैं, इनको पढ़ करके जाएं। इनमें से पूछा जा सकता है, तीनों सेना के प्रमुख पूछा जा सकता है आपसे, जो अभी DGMO हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चर्चा में रहे हैं अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात से। उसके अलावा BSF के, CRPF के, इनके प्रमुखों के नाम पढ़ करके जाएं। नियुक्ति होती है नहीं होती आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सेबी है, उसके अभी कौन है अध्यक्ष, DRDO है तो उसके कौन है, इस प्रकार के संस्थानों के अध्यक्षों को, प्रमुखों को पढ़ करके जाएं, सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ नहीं, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। अब ये नहीं कि आप ही पढ़ा दीजिए, नहीं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले गूगल कर लीजिए इन सब के नाम, देख लीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले से ही महीने भर से नहीं रटना है, ये गलत हो जाता है ट्रेंड। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन पता होना चाहिए, एक अंदाज़ा होना चाहिए कौन किस पद पर है, ताकि अगर पूछे तो आप कर ले जाएं। एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने से पहले एक बार सर्च करके देख सकते हैं, और वहाँ से सवाल आता है तो सही भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला दिया है। 10 BRS विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को बोला है कि 3 महीनों में अपना आप काम पूरा कीजिए, आपको जो भी फैसला लेना है 3 महीनों में आप फैसला लीजिए। BRS विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को 10 BRS विधायकों की अयोग्यता फैसला लेने के 3 महीने का समय दिया है कि आप 3 महीने के अंदर फैसला लीजिए कि इन BRS विधायकों को क्या करना है, दल बदल के आधार पर इनको अयोग्य घोषित करना है या नहीं करना है। विधायकों ने नवंबर 2023 में BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता के मामले पर जल्दबाजी में फैसला लेना जरूरी है, तो कि इतने लंबे समय से आपने लटका करके रखा हुआ है, उसी समय आपको फैसला लेना चाहिए था। कोर्ट ने स्पीकर के स्तर को खारिज कर दिया कि यह मामला संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद के क्षेत्राधिकार में ही आता, लेकिन समय सीमा तो आपको एक तय करना पड़ेगा ना कि फैसला कब लेंगे, कितने दिनों में लेंगे, कि बस इसको बस खींचते रहना है, कि ऐसा थोड़ी ना होगा। आपको एक समय सीमा के अंदर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सदस्य अयोग्य घोषित होने लायक है तो अयोग्यता की कार्रवाई को लंबा खींचने से स्पीकर को बचना चाहिए और समय पर इसका फैसला सुनाना चाहिए, जिससे ये भ्रम की स्थिति ना बनी रहे कि अयोग्य है नहीं है, इस प्रकार की भ्रम की स्थिति ना बने। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना बयान दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह संसद का कार्य नहीं है, बल्कि हम भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसा बोला है उसने कि 3 महीने में भाई फैसला सुनाओ। कोलिजियम के समय सुप्रीम कोर्ट को क्या हो जाता है, कोलिजियम में अगर संसद परिवर्तन करना चाहे तो वो तो न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो जाता है। वहाँ तो अभी जो न्यायाधीश महोदय थे जिनके घर से बोरा भर के पैसा मिला, बाद में उन्होंने बोला कि मेरा पैसा नहीं था, ये है ना। जस्ट इमेजिन किसी संसद सदस्य के घर से 1 बोरा पैसा मिला होता और उस पर FIR करने के लिए क्या इतना समय लगता? क्या उस सांसद को उसके पद पर रहने दिया जाता या उसको हटा दिया जाता? किसी IAS ऑफिसर के घर से मिलता, किस हिसाब से उसको दिल्ली हाई कोर्ट से हटा करके आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या डंपिंग यार्ड है क्या, सारे भ्रष्ट लोगों को वहाँ पर फेंक दें? तो सुप्रीम कोर्ट बड़े चीज़ों पर फैसला तो देती है, लेकिन एक बार भी अपने अंदर नहीं झांकती है। चलिए देखते हैं 10 शेड्यूल को, दल बदल को देखते हैं कि क्या मामला है। यह कानून संविधान के 10वीं अनुसूची पर है, ठीक है, 10th शेड्यूल, जिसमें दल बदल की बात की गई है। 10 BRS के सांसदों ने बोला कि हम कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। इसी पश्चात से दल बदल का उन पर आरोप लग रहा है कि उनको दल बदल के तहत कार्रवाई करके अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून किसी भी सांसद या विधायक को निम्नलिखित स्थितियों में अयोग्य घोषित कर सकता है। अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ने पर, यदि किसी निर्वाचित सदस्य, सांसद या विधायक ने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है जिस टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा था, आप जीते भी हैं और आपने फिर बाद में उस पार्टी को छोड़ दिया तो आपकी सदस्यता चली जाती है। पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करना, जिसको व्हिप कहा जाता है, व्हिप अगर जारी हो गया है, जैसे अगर किसी फैसले पर जैसे अविश्वास प्रस्ताव मान लीजिए आ जाए, तो हर पार्टी का एक व्हिप होता है, सचेतक, जो सदन में अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी कर देता है, 1 लाइन का, कि व्हिप जारी हो चुका है, आपको इस पर वोट करना है। और अगर आपने बियॉन्ड द व्हिप जा करके किसी दूसरी पार्टी के लिए वोट किया तो आपकी सदस्यता जा सकती है।
तो व्हिप का उल्लंघन भी सदस्यता छीने जाने का आधार होता है। ये प्रीलिम में पूछा जाता है स्टेटमेंट बना करके। निर्दलीय सदस्य का किसी दल में शामिल होना, यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मनोनीत सदस्यों का दल में शामिल होना, सदन में जिनको मनोनीत किया जाता है अगर वो 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुआ था, 6 महीने की अवधि के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 6 मंथ के बाद अगर आप किसी राजनीतिक दल में शामिल हुए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कानून से जुड़े अपवाद, विलय, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो उससे सदस्यों को अयोग्य नहीं माना जाएगा, बशर्ते दल के कम से कम 2/3 सदस्य जो हैं वो सहमत हो। जैसे शिवसेना में दूसरा विंग जो बन गया, शिवसेना शिंदे वाला विंग, उनके पास 2/3 जो था, 2/3 मेजोरिटी था जो बीजेपी के साथ जाना चाहता था, पार्टी ही अलग कर दी उन्होंने, तो वहाँ पर दल बदल नहीं लग सकता था। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के 2/3 संसद और जितने सदस्य हैं वो एग्री कर जाएं कि हम कांग्रेस के साथ में मर्ज करेंगे तो मर्ज हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल ही अपवाद चीज़ बोला है आपको, लेकिन याद रखिएगा इसको। स्पीकर अध्यक्ष की भूमिका, यदि कोई सदन के अध्यक्ष स्पीकर या उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो अपने दल की सदस्यता छोड़ सकता है, उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार जो है सदन के पीठासीन अधिकारी का होता है, जैसे लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर, विधान परिषद के स्पीकर जो होते हैं उन्हीं का यह अधिकार होता है। आमतौर पर समय सीमा के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए, लेकिन कानून में कोई विशेष समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है, जिसके कारण से अक्सर फैसले में देरी हो जाती है। सोचिए 1.5 साल से ये फैसला चला रहा है। 1992 का कियोतो होलोहान मामला, ये जरूर याद रखना है आपको, बनाम जा चिल्हू ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पीठासीन अधिकारी का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है और न्यायिक समीक्षा किया जाता है पीठासीन अधिकारी का। दरअसल दल बदल एक्ट जो है ये तब लाया गया ना, जब एक हरियाणा के विधायक महोदय थे, आया राम गया राम, आपने सुना है क्या? आया राम गया राम, आपने कहावत सुनी होगी, मुहावरा। तो आया राम गया राम, राम नाम के थे शायद, ऐसे ही कुछ था, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। उन्होंने 24 घंटे के अंदर 7 पार्टियां बदली थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस कारण से लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दल बदल का कानून लाया गया। आया राम गया राम उन्हीं के नाम से प्रचलित है, आया राम गया राम वाला। तो उन्हीं के साथ ये हुआ था, जिसके पश्चात से सरकार को, सदन को महसूस हुआ कि ऐसा नहीं चलना चाहिए, जिसके पश्चात से दल बदल संसद ने अपने ही सदस्यों के ऊपर डिसिप्लिन के लिए अपने ही खिलाफ एक एक्ट बनाया। इसको बुलाया था मैच्योरिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारत का लोकतंत्र जो मैच्योर हुआ उसका प्रमाण यही है आपके समक्ष, जो है दल बदल का एक्ट, कि संसद ने सदस्य के जो थे, संसद के सदस्य, उन्होंने अपने ही ऊपर लागू होने वाले एक एक्ट का निर्माण किया, जिसको दल बदल नाम दिया गया। इसका महत्व क्या है? राजनीतिक स्थिरता इससे बनी रहती है, नैतिकता होती है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो पाता है, जनादेश का सम्मान होता है। बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। एक और इम्पॉर्टेंट सुधार के लिए मैं बोल देता हूँ, कल आशा वर्कर वाले में मैंने बोल दिया था कि 1000 से बढ़ा करके 4000 किया गया है। ये 4000 बाई मिस्टेक मैंने बोला था 3000 किया गया है, 3000 ही किया गया है। आशा वर्कर्स का जो पेमेंट है उसको चेंज करके 1000 से 3000 किया गया है, 1000 से 3000 किया गया है। एक बार उसको आप भी देख लीजिएगा, इसका करेक्शन अवश्य ही कर लीजिएगा। 1000 से 3000 किया गया है, इसको ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी याद आया बिहार का टॉपिक देख के, इसलिए मैंने बता दिया। यह आयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी यह कार्य करेगा। आयोग की संरचना होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल होंगे। इस समावेशी संरचना का उद्देश्य सफाई कार्यों में लगे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की चिंताओं का समाधान करना है। आयोग सफाई कर्मचारी के अधिकारी और कल्याणों पर सुझाव देगा, नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देगा, उनके लाभ के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और कार्यान्वयन का काम भी यही आयोग करेगा। बिहार में विभिन्न सहकारी, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत 4 लाख सफाई कर्मचारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। बिहार में 19 नगर निगम, 8000 से अधिक पंचायतों सहित 260 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में जो सफाई कर्मचारी शामिल हैं, उनके कल्याण के हेतु काम करेगा यह। और वाकई किसी को कल्याण की ज़रूरत है तो वो इन्हीं लोगों की है जो आपकी गंदगी साफ करते हैं।
इनके बिना आप एक दिन किसी शहर की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर ये अपना काम छोड़ दें तो जो गंदगी आप सुबह में निकाल के आएँ उसी गंदगी का सामना करना पड़ेगा आपको। और दुर्भाग्य देखिए अपने इस देश का, इनको बिना किसी इक्विपमेंट के हाथ से उन चीज़ों की सफाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो धन्यवाद बोलिए। जो ज़िंदगी आपको मिल रहा है ना, उसके लिए भी बहुत सारे लोग तरसते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।